वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया। कैसी पढ़ाई चल रही है? सही चल रही है जो सर। क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हर 5 चैप्टर का क्लब बना के 20-20 क्वेश्चन कर रहे थे एमसीक्यू के, 20-20 क्वेश्चन, वो सारा अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री जो साइंस का कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक करेंगे। 6 से 10वीं तक करेंगे। 6 से 10वीं तक करेंगे, ठीक है। कोशिका से अंग तंत्र तक पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऊतक, अंग, कोशिका, अंग तंत्र। तो क्या होता है इसमें? कोशिका। कोशिका जो होती है हमारी सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। कौन सा अंग तंत्र शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? शरीर में परिवहन, परिसंचरण, श्वसन, पाचन तंत्रिका। परिसंचरण करता है ऑक्सीजन का, परिसंचरण करता है। कौन करता है? परिसंचरण। उसके बाद कोशिका के किस घटक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक, न्यूक्लियस या लाइसोसोम। तो नाभिक को उसका ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है कोशिका का। कोशिका के भीतर ऊर्जा का उत्पादन किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या गोल्गी निकाय में? किस में होता है? कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। पहले कमेंट करिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद कौन सा ऊतक हृदय के संकुचन को नियंत्रित करता है? स्नायु ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक? आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। कौन सा? मांसपेशीय ऊतक किसको करता है? हृदय को, हृदय के संकुचन को। क्या करता है? हृदय के संकुचन को। हाँ, किसको करता है? हृदय के संकुचन को, मांसपेशीय ऊतक। अब देखिए, कौन सा तंत्र भोजन को छोटे छोटे अणुओं में विघटित करता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, संचार तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? भोजन को छोटे छोटे में पाचन तंत्र काटता है, ठीक है। कौन सा काटता है? पाचन तंत्र। बहुत बढ़िया। कौन सा काटता है? आप लोग फटाफट कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। क्या करेंगे? कमेंट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। पक्का करिए कमेंट। वेरी गुड। हड्डियों का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से होता है? उपकला ऊतक या मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या स्नायु ऊतक? कौन से होता है? संयोजी ऊतक से। किससे होता है? कमेंट करिए। जो आंसर आपको आ भी गया है तो भी आप एक बार कमेंट कर देंगे ना, लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए अगर मैं बता भी दे रहा हूं तो भी आप उसको कमेंट करिए, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। निम्नलिखित में से किस तंत्र का कार्य शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालना है? तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो हम लोग जैसे शरीर के जो हमारे बहुत सारे मल हो जाते हैं, तो हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं, पोटी करने, तब कुछ निकल जाते हैं। कुछ हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो निकाल के आते हैं। तो वो सब क्या किसके माध्यम से निकलते हैं? उत्सर्जन तंत्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, एपिथेलिन या माइटोकॉन्ड्रिया या मांसपेशी? क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। नाम लिख के बताइए, न्यूरॉन। फटाफट आप लोग एक बार कमेंट करके लिख देंगे ना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कौन सा अंग तंत्र शरीर को संरचना और समर्थन प्रदान करता है? तंत्रिका तंत्र, अस्थितंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो अस्थितंत्र क्या होता है? ये हमें संरचना, हमारा जो कंकाल होता है, उसी कंकाल पे तो हमारा मांस वांस सब मिलके हमारा शरीर बना होता है, ठीक। अब बताइए, अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जंतुओं में जनन। जनन की वह क्रिया जिसमें केवल एक ही जनक से संतान उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? यौन जनन, अलैंगिक जनक या निषेचन या विभाजन? तो वो अलैंगिक जनन, जिसमें मम्मी पापा की जरूरत नहीं होती है, केवल एक ही मम्मी या पापा ही मिलके अपना कर लेंगे अगली जनरेशन को पैदा। तो उसमें क्या होता है? वो अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? स्पाइरोजाइरा में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? खंडन, अंकुरण, विभाजन या कलिका जनक? तो खंडन कहलाती है। स्पाइरोजाइरा में क्या कहलाती है? खंडन। वो अपने आपस में टुकड़े में विखंडित हो जाता है, खंड 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 हो जाता है। कौन सा जंतु द्विखंड बाइनरी फिजन द्वारा जनन होता है? अमीबा, हाइड्रा, पृथ्वी के कीड़े या मच्छर? तो अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कितने कोशिकाओं में से बना होता है? एक,
कितने से? एक। अमीबा। अमीबा एक कोश की जीव है और वो कैसा है? विखंडन के माध्यम से जन्म लेता है, पैदा होता है। ठीक है। सर। किस प्रकार का जनक दो जनकों से मिलकर होता है? अलैंगिक यौन जनन या निषेचन या विभाजन। तो यौन जनन जो होता है उसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है, मम्मी और पापा। ठीक है। हाँ, इसके बाद वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है क्या कहलाती है? निषेचन, खंडन या अंकुरण, या क्या कहलाती है? स्पोरुलेशन। तो निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, मतलब कि मम्मी और पापा जब मिल करके प्यार मोहब्बत करके बच्चा हो गया, निषेचन हो गया, तो वो प्रक्रिया कौन सा? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचन किस प्रकार का होता है? जब वो शरीर के अंदर होता है तो वो आंतरिक निषेचन। शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक होगा, शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन होगा। ठीक है। यस सर। मेढक में निषेचन किस प्रकार से होता है? आंतरिक, बाह्य, लैंगिक या विभाजन। तो मेढक बाह्य निषेचन से होता है, उसके शरीर के अंदर कुछ नहीं होता, वो शरीर के बाहर ही करके निषेचन कर लेता है। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में या गर्भाशय ग्रीवा में। तो फैलोपियन नली में होता है। कहाँ होता है? नली में। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बाह्य निषेचन करता है? बाह्य निषेचन करता है मुर्गी, मेढक, शेर, गिलहरी। तो कौन करता है? मेढक करता है। जंतुओं में गर्भ का विकास कहाँ होता है? अंडाशय, गर्भाशय, वृषभ या अंडवाहिनी। तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? मनुष्य में गर्भ का विकास कहाँ होता है? अंडाशय, गर्भाशय या वृषण या अंडवाहिनी में। गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विभाजन, खंडन, काली जनन या कालिका जनन या अंकुरण। तो कालिका जनन से होता है हाइड्रा में। हाइड्रा ऐसे हरा रंग का ऐसे सा होता है, दो इसके टिड्डे से ऐसे होते हैं कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अंडज है? ओविपरस है। गाय, कछुआ, मानव, कुत्ता। तो अंडा कौन देता है? कछुआ अंडा देता है। गाय, मानव, कुत्ता तो आप लोगों ने देख ही रखा है। अंडे देते हैं? नहीं देते हैं। नहीं, बच्चा। हाँ। कौन सा जंतु सजीव जीव शिशु उत्पन्न करता है? विविपरस। मेढक, मछली और शेर और सर्प। शेर क्या देता है? बच्चा देता है। बाकी सब अंडे देते हैं। तो जो अंडे देने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? विविपरस। और जो बच्चे देने वाले रहते हैं वो विविपरस, और जो अंडे देने वाले रहते हैं ओविपरस कहलाते हैं। जिन जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है, मतलब जो प्रोसेस है वो अंदर ना होकर बाहर होता है, तो वो मरुस्थल, जल में, भूमिगत में या वायु में कहाँ रहते हैं? तो सामान्यतः वो जल में रहते हैं। पानी में रहने वाली जो जीव हैं उनका निषेचन बाहर होता है। हम लोग जो पानी में तो हमेशा रहते नहीं है, तो हम लोग का अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर। हाँ। किन जंतुओं में जीव चक्र में रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस होता है? तो मुर्गी, तितली, कुत्ता, बिल्ली। तो तितली में होता है चक्र का, जीवन चक्र का रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस। नर युग्मक जो स्पर्म का उत्पादन किस अंग में होता है? जो स्पर्म जो बनता है, नर युग्मक जिसको कहते हैं, शुक्राणु जिसको कहते हैं, वो वृषण में बनता है जिसको टेस्टिकल्स बोलते हैं, अंडाशय में बनता है, या गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जो पेनिस के नीचे दो ऐसे होते हैं, राउंड एंड राउंड, वो टेस्टिकल्स कहलाते हैं या टेस्टिज कहलाते हैं। उसको हिंदी में वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण। तो वहीं पे आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। मादा युग्मक मतलब ओव्यूम का उत्पादन कहाँ पे होता है? वृषण में, अंडाशय में या गर्भाशय या मूत्राशय में। तो ये अंडाशय में होता है। ओव्यूम ये खुद ही अंडे तरीके का होता है, तो ये अंडाशय में ही होता है। स्पर्म और अंडाणु, इसको अंडाणु भी कहते हैं। तो स्पर्म और अंडाणु का संलयन को क्या कहा जाता है? तो वो अंकुरण, निषेचन या विभाजन या खंडन। क्या उसको जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है तो वो निषेचन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? निषेचन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? निषेचन। तो जब अंडाणु और जो स्पर्म होता है वो जब मिल जाते हैं तो वो जो अगला फॉर्म बच्चा पैदा मतलब होने से पहले जो फॉर्म बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। वो निषेचन की क्रिया के बाद बनता है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे उसमें से डेवलप होता है। चौथे हफ्ते से छठे हफ्ते तक उसके अंदर उसका दिल धड़कने लगता है।
किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली में, मेढक में, मानव में, केकड़ा में। तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली पानी में रहती है तो बाह्य निषेचन। कि मेढक कहाँ रहता है? पानी में रहता है तो क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। केकड़ा कहाँ रहता है? पानी में रहता है तो उसका बाह्य निषेचन होता है। मानव कहाँ रहता है? जमीन पे रहता है तो इसका आंतरिक निषेचन, अंदर ही होता है निषेचन, शरीर के अंदर। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्त करना, जीवन रक्षा, या संतान उत्पन्न करना, या ऊर्जा उत्पन्न। जीवन नहीं, जनन पूछा है, तो जनन का है तो संतान उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य है। जनन क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला पाठ है आपका किशोरावस्था। कोई हंसने वाली बात नहीं है। ऐसे तुम भी जैसे बच्चे पैदा हुए हो, तुम्हारे मम्मी पापा पैदा किए हैं तुम्हें ना, तुम भी ऐसे किसी के मम्मी पापा बनोगे? नहीं बनोगे। ये बनेगा तो तू कैसे हाँ कर रहा है भाई? वो बनेगा तो तू क्यों हाँ कर रहा है? तू खुद अपनी कर तो समझ में आए। तू दूसरे की कैसे ठेके ले रहा? तुझे कैसे पता वो बनेगा? इधर आ, ऊपर देख ले बेटा। लल्ला करेजा, ओ मेरा जान लल्ला, तुझे कैसे पता ये बनेगा? बता। ये बने ना बने इसकी मर्जी। इसकी क्या, इसकी घरवाली भी तो राजी होनी चाहिए। इसे तेरी भी पता है, तेरी घरवाली की पता है, क्या चक्कर चल रहा छोरो? कछु कर रखो है तो नहीं। किशोरावस्था की आयु सीमा सामान्यतः क्या होती है? तो टीन मतलब 12, 13, तो ये 10 साल से 19 साल की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था की सामान्य अवस्था मानी जाती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर में कौन सा हार्मोन लड़कों में उत्पन्न होता है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और थायरॉक्सिन। तो कौन सा होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, स्टोन नहीं, स्ट्रॉन। किशोरावस्था में लड़कियों में कौन सा हार्मोन? लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों में कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, लड़कों में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में एस्ट्रोजन। याद कर लो, बहुत बड़ी परीक्षाओं में आता है। लड़कियों में मासिक धर्म का आरंभ किस अवधि से होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था से उनके अंदर मासिक धर्म का आरंभ होता है। किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि किसके कारण होती है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो ग्रोथ हार्मोन के कारण शरीर में वृद्धि होती है। अचानक से हम बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ठाड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मूंछ आने लगती है, रेखें आने लगती हैं, थोड़े थोड़े बाल नेक से आने लगते हैं, और हम शीशे के सामने घंटों खड़े रहते हैं। लड़कियां ऐसे देखती हैं, वैसे देखती हैं, ऐसे देखती हैं, ऐसे देखती हैं, फिर मुंह, गाल, बाल सब निकाल के देखती हैं, दांत निकाल के देखती हैं, और हम दांत साफ करने लगते हैं, आँख आईलाइनर लगाने लगते हैं, लिपस्टिक लगाने लगते हैं, बाल, हेयर ड्रेसअप, इन सब चीज़ों पे मन लगता है, ध्यान जाता है। स्वाभाविक सी बात है। हमारा कहीं चेहरे पे कोई दाना तो नहीं है, कोई कहीं दाग तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ ऐसा, ये सब हम देखने लगते हैं। और लड़के भी ऐसा करते हैं। अगर उनको बदमाशी और से फुर्सत मिल जाती है तो शीशे के सामने खड़े होकर के ये पैंट अच्छा लग रहा है, शर्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं, लड़कियां भी ये कपड़ा अच्छा लग रहा है तो बाहर पहन के जाऊंगी, नहीं तो नहीं, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये मौसी की शादी में पहनूंगी, ये ताई की शादी में, ये बाबू की शादी में, ऐसे ही करती रहती है। ताई की शादी ना हो बेटा, लल्ला सॉरी, गलती हो ताई की बच्चन की शादी हो, वाह में ताई की शादी ना, ताई की बच्चों की शादी। किशोरावस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? वृद्धावस्था या यौनारंभ से, या प्रसव से, या निषेचन से। तो पुबर्टी से होती है, यौनारंभ से, जहाँ से यौन जनन का एक्टिविटी बढ़ती है, उसको यौनारंभ कहते हैं। किशोरावस्था में बालों का विकास कहाँ होता है? केवल सिर पर, शरीर के विभिन्न हिस्सों में, पैरों पर, केवल हाथों पर। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों पे बालों का विकास होता है, हर जगह। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास किस में अधिक होता है? लड़कों में, लड़कियों में, या दोनों में समान होता है? तो लड़कों में मांसपेशियों का विकास ज़्यादा होता है, मसल पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए लड़के ऐसे। लड़कों की बेंचें देखो तो टूटी हुई रहेंगी, लड़कियों की तरफ बेंचें सब ठीक रहेंगी। ऐसा क्यों होता है? लाल मार के सीटन ने बदल दें दो छोरे। बेटा बाप से हाथ मिलाएगो। किशोरों में भावनात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या होता है? मानसिक तनाव, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक गतिविधि अधिक नींद। तो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। अभी देखो मोंटी
कैसी हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, अब धीरे धीरे वो लंबा ठाड़ा टाइट होने लगा है, तो ऐसी एक्टिविटी करने लगा है। छोरियन नो देखो कछुना कर रही छोरियन ने। किशोरावस्था में आरंभ में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? शर्करा की, प्रोटीन, कैल्शियम की, वसा की, नमक की। तो प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, हमें खूब खाना चाहिए। दिन में 10 रोटी। कितनी रोटी? दिन भर में भाई साहब, दिन में 10 रोटी अगर खा लिए ना, मजा आ जाएगी एकदम। 10 कर दे, 4 रोटी तो यही मार दिया कर स्कूलन में, और 3 खा के आकर 3 घर जाके खा लिया कर, तो 10 है गई। और कहीं पूड़ी सोड़ी मिल गई तो 18-20 फेल दिए। यौनारंभ के दौरान लड़कियों में कौन सा शारीरिक परिवर्तन? 1 सेकंड, लड़कियों में कौन सा परिवर्तन होता है? ध्यान से। आवाज़ भारी हो जाती है, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, या कद कम होने लगता है, तो मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। लड़कों की आवाज़ क्यों भारी हो जाती है? क्योंकि लड़के ज़्यादा चिल्लाते हैं? नहीं, स्वर तंत्र में विकास के कारण। किसके कारण? विकास सर नहीं, स्वर तंत्र का में बड़ा हो जाता है। लड़कियों की किशोरावस्था में कौन सा अंग विकसित होता है? तो स्वर यंत्र, स्तन, वृषण, गुर्दा, या कौन सा? तो ये स्तन का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास को संतुलित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिक आराम, या संतुलित आहार व्यायाम, या कम सोना, या तनाव बढ़ना। तो संतुलित आहार और व्यायाम हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे खूब बढ़िया, और खूब बढ़िया 10 रोटी खाएंगे दिन भर में, 10। तो हमारे शरीर का सही डेवलपमेंट होगा, सही विकास होगा। 10 रोटी खा जाओ। अरे अजी हाँ, 10 तो यहीं बैठे बैठे खा जावे। हम तुम्हारे तैयार थे 20 से नीचे बात ना करें। 10 तो एक बैठ में 20। लड़कियों ने भी 10 दिन भर में 10। बट रोटी खाने से ताकत का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग 8 खा लो। देखो, भोजन का मतलब ये है कि आपकी डाइट वाले, उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, ये सब चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, कमी ना होने पाए। फल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ। हमें फल सब्जी उतनी मिल नहीं पाती, तो हम रोटी या रेल दें। भाई रोटी तो कम से कम खा के रखे, रोटी अपने हाथ में घर की है, रोटी तो बजा दें। हाँ, रूखी हो जाए, कछू अचार से खा लो, कछू नमक पानी लगाए खा लो कछू। पेट में रहने से थोड़ा मजा सा रहता है। भाई साहब यहाँ मार दो। अरे हाँ, कछु कारण और है, भूख ना लगने की बेटा। किशोरों के लिए सही व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? 1 मिनट। जैसे इस उम्र में हम लोग जो हैं, तो हम लोग को ज़्यादा साफ सफाई करनी चाहिए। क्यों? शरीर की भी सफाई और आसपास की भी सफाई। क्यों? त्वचा की समस्याओं से बचने के लिए, शारीरिक विकास रोकने के लिए, अधिक थकान के लिए, मानसिक विकास के लिए। तो त्वचा की जो समस्याएं होती हैं उसको रोकने के लिए, जैसे साफ सफाई, मुंह धो लो, जैसे कुछ लोग करते रहते हैं ना, तुरंत अपना साबुन लाओ और मुंह धो के ऐसे करो, और मुंह पे रगड़ के कभी पोंछना नहीं चाहिए मुंह, नहीं तो उससे दाने आने लगते हैं। तो हमें कोई सा मोटा कपड़ा, पतला कपड़ा, कोई सा भी हो, जितना पतला हो उतना अच्छा है, और उसे बस ऐसे लगा के बस ऐसे रख दो, सूख जान दो। हाँ जी, सारे हो गए। तो त्वचा की समस्याओं से बचने के लिए करना चाहिए। किशोरों के लिए पर्याप्त नींद क्यों आवश्यक है? ऊर्जा बनाए रखने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, मस्तिष्क, उपरोक्त सभी चीज के लिए हमें कार्य करना चाहिए। किशोरावस्था में सामाजिक दबाव का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तनाव में आना, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, झगड़ा करना, या खुद को अलग कर लेना। सकारात्मक सोचना और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तब हमारे अंदर सामाजिक दबाव से हम बाहर आ सकते हैं। किशोरावस्था के दौरान अधिकतर भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो पिट्यूटरी, थायराइड, या पीनियल, या अधिविक्र। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड कही जाती है, वो हमारी ज़्यादातर जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारा ज़्यादा विकास होता है, बुद्धि मत उछालो, मेरी सुन लो पहले। तो वो जो होता है विकास, वो नियंत्रित करता है, वहाँ से कंट्रोल होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। किशोरों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
सबसे अच्छा तरीका किशोरों में आत्मविश्वास बढ़ाने का क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करना, सही खान पान, व्यायाम, नींद लेना या अधिक काम करना। सही खाना और व्यायाम करना, रोज एक्सरसाइज। पीटी सारे बच्चों को आनी चाहिए, इसीलिए मैं कराता हूँ। मुच्छड़ बाबा मत कर बेटा, के चारा तू ये लो चारा बुद्धि पे दे दे। यू चारो मैं देता ना। आज तक मैंने कभी किसी बालक को छुआ, मारा नहीं? मारा ना। तब किशोरावस्था के दौरान कौन सा मानसिक विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की भावना को समझना और उसे कंट्रोल करना। अगर आप लोग यहाँ चाह रहे हो कि मुझे पीटो, तो मुझे कह देना चाहिए कि मार दो। करना चाहिए या मार दो। आपकी भावनाओं पे कंट्रोल होना चाहिए ना। ठीक है, चलो अब इतना ही पढ़ाएं और पढ़ा दें, और पढ़ा दो। चलो, दिव्यांगता का क्या अर्थ होता है? मानसिक या शारीरिक बाधा होता है दिव्यांगता का अर्थ। अब बताइए आप लोग, कौन सी दिव्यांगता का प्रकार है? बधिरता जो है, हम कान में सुन नहीं पा रहे हैं, आँख से देख नहीं पा रहे हैं, पैर से चल नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी विकलांगता दिव्यांगता में आएगी। नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र या ब्रेन लिपि या स्टेथोस्कोप? तो ब्रेन लिपि से वो पढ़ता है, उसकी ABCD क्या है? ब्रेन लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्रेन लिपि। व्हीलचेयर का उपयोग कौन करता है? दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित या शारीरिक रूप से विकलांग? तो जो शारीरिक रूप से विकलांग रहता है वही व्हीलचेयर पे बैठा के उसको चला देते हैं, तो वो क्या होता है? शारीरिक रूप से विकलांग होता है, तो वो दिव्यांग। श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए सहायक उपकरण क्या है? श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, छड़ी, चश्मा? तो श्रवण यंत्र जो है, सुनने के लिए जो मशीन होती है, कान में लगाई जाती है ईयरफोन की तरह, वो जो होता है वो श्रवण बाधित के लिए है। ब्रेन लिपि किसके लिए बनाई गई है? नेत्रहीन के लिए, सुनने वाले, श्रवण बाधक के लिए, शारीरिक विकलांग या मानसिक विकलांग? तो ब्रेन लिपि किसके लिए है? जो आंख से नहीं देख पाते हैं, जो नेत्रहीन है, अभी हमने पढ़ा ना, उनकी ABCD ब्रेन लिपि है। दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए कौन सा अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, दिव्यांग अधिकार अधिनियम, रोजगार अधिनियम, संपत्ति का अधिकार। तो दिव्यांग अधिकार जो दिया गया है वो दिव्यांगों को दिया गया है। किसको दिया गया है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के साधन क्या होते हैं? रैंप, लिफ्ट, बिजली और पानी, सड़क और पुल, इंटरनेट और मोबाइल। तो क्या होते हैं सुलभता का? रैंप और लिफ्ट। श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय को क्या कहा जाता है? श्रवण विद्यालय, नेत्रहीन, मानसिक, सामान्य विद्यालय। क्या कहा जाता है? वैसे सामान्य विद्यालय होना चाहिए। श्रवण बाधित के लिए श्रवण विद्यालय ऐसा नहीं है, सारे बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ सकते हैं। समय की शिक्षा। मूक बधिर व्यक्ति किस भाषा का उपयोग करते हैं? संकेत भाषा, ब्रेल भाषा, संस्कृत या अंग्रेजी? तो संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज। जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? इशारे से बात करते हैं संकेतों में, तो संकेतिक भाषा होती है। दिव्यांग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, केवल खेल, केवल स्वास्थ्य या मनोरंजन? तो शिक्षा और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। किस पे? शिक्षा और रोजगार। तो हम सभी लोग को शिक्षा रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। नेत्रहीन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाइट केन, सफेद छड़ी का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके इसका जरूर से जरूर आप तारीख बताइए कब मनाया जाता है। 3 दिसंबर, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त या 5 जून। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। कल याद कर लेना, मैं सबसे पूछूंगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। हरेंद्र आएगा बेटा, मैं जाऊंगा बुलाने। दिव्यांगता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस संगठन का योगदान है? यूनिसेफ या यूनेस्को या WHO या WTO? तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। दिव्यांग लोगों को सामान्य जीवन जीने में सहायता कौन प्रदान करता है? विशेष उपकरण, केवल दवाएं, केवल शिक्षा या क्या करता है? केवल खेल। तो विशेष उपकरण उनको सामान्य जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं। दृष्टिबाधित का क्या अर्थ है? सुनने में परेशानी, देखने में या बोलने में या शारीरिक? तो देखने में जो होता है परेशानी, उसको दृष्टिबाधित, उसके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है ना। नेत्रहीन। कौन सी दिव्यांगता मानसिक दिव्यांगता होती है? श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित या बौद्धिक या शारीरिक? तो बौद्धिक जो विकलांगता होती है वो मानसिक विकलांगता होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो 2, 4, 7, 6, तो 7 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया हुआ है। दिव्यांगता को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दिव्यांगता बढ़ाना और शिक्षा जागरूकता किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी छुट्टी का समय होने वाला है। बाकी हम लोग करते हैं अब कल से अगली क्लास करते हैं, और आज ये 4 ही चैप्टर हो पाए हैं। आगे के चैप्टर कल इंक्लूड करके कल लंबा लेक्चर कर देंगे। ठीक है, और आप लोग सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ भी हो फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। थैंक यू सो मच।